जब भी हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं, स्क्रॉल करते हैं और वहाँ पे यही देखने को मिल रहा है कि एआई आ गया है, वो आपकी जॉब्स ले जाएगा। आपका इस पे पर्सपेक्टिव क्या है? सबसे पहले किन लोगों की जॉब्स रिप्लेस होने का खतरा है? सबसे पहले उन लोगों की जॉब्स रिप्लेस होने का डाउट है या डर है जिन लोगों ने एआई को सही से अडॉप्ट नहीं किया। जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, उतनी ही ज़्यादा उनकी जॉब रिस्क पे है। आपको लगता है कि जितने हमारी यूनिवर्सिटीज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स निकाल रही हैं, इनका आने वाले टाइम में फ्यूचर ब्राइट ही है? दैट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल सवाल। हमारी 347 यूनिवर्सिटीज हैं और इनके आगे कोई 120 से 30 के करीब सैटेलाइट कैंपसेस हैं, तो मिला जुला के कोई 500 के करीब हमारी यूनिवर्सिटीज हैं। मान लीजिए कि एक यूनिवर्सिटी ने अप्रॉक्सीमेटली 50 बच्चों को एक सेमेस्टर में डिग्री देनी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज 2-2 सेमेस्टर्स लगा रही होती हैं, स्प्रिंग एंड फॉल। तो मिला जुला के मैंने कैलकुलेशंस की थी, सॉफ्टवेयर ग्रेजुएट्स निकलते हैं हर साल इन यूनिवर्सिटी से। मेरा ख्याल है कि इतना ज्यादा टैलेंट यूनिवर्सिटी से जो निकल रहा है उसकी मार्केट कंजप्शन नहीं है। Today's guest is Furqan Aziz, founder and CEO of InvoZone, a technology company that's grown to nearly 500 professionals, building AI-powered products for startups and enterprises around the world. In this episode, he shares the lessons behind building a global tech company where AI is taking the world next, and how anyone can stay ahead in one of the biggest technology shifts of our time. आज के टाइम पे फुरकान अजीज या इन्वोज़ोन कौन से ऐसे एआई टूल्स यूज कर रही हैं जो उनकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रही हैं? हम अपने बच्चों को बताएंगे कि हमारी स्ट्रगल ये है कि हम मैनुअली कोड लिखा करते थे और वो कहेंगे हम तो प्रॉम्प्ट लिख देते हैं और कोड सारा आ जाता है, एप्लीकेशन अप एंड रनिंग होती है। अगर हम $1 लाख बना रहे हैं, वी शुड इन्वेस्ट 70,000 वापस बिजनेस के अंदर ताकि अगले साल हम 20 से 40 पे हों। क्या फीलिंग होती है फुरकान भाई, 1500 कमाने वाला बंदा और अब 500 बंदों की टीम चला रहा है, तो कितना डिफरेंस अब फील होता है? फुरकान भाई, अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव, एक कंपनी के कौन से ऐसे पिलर्स होते हैं जिन पे वो स्टेबल होती है? 3 पिलर्स। नंबर 1 तो सेल्स है, टैलेंट इज सेकंड नंबर पे, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। एंड नंबर 3 ये है कि अब जिस तरह आपने जीरो से स्टार्ट करके एक कंपनी बिल्ड कर ली, आपके साथ वाले कोई थाउजेंड ऑफ पीपल उस टाइम पे भी होंगे जो आपसे ज्यादा अच्छा नॉलेज भी रखते होंगे, आपसे ज्यादा अच्छी उनकी स्किल भी होगी, लेकिन वो उसी पॉइंट पे रह गए। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज पर्सनैलिटीज? अगर फॉर एग्जांपल आज मुझे कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना है एंड मैंने उसमें ₹1 भी इन्वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, तो प्रॉबेबली मैं सबसे पहले इंटरनेट प्रेजेंस पे काम करूंगा। सेकंड चीज जो मैं करूंगा वो स्किल, नेटवर्किंग और पैसा। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको जल्दी से जल्दी ग्रो होने में मदद कर सकती है? अस्सलाम वालेकुम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच मुझे टाइम देने के लिए। और सबसे पहले तो कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक। अच्छा सर, इन द स्टार्ट, इफ एनीबॉडी इज वाचिंग यू वेरी फर्स्ट टाइम एंड दे हैव नो क्लू हु यू आर, देन हाउ वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब योरसेल्फ? मेरा क्लेम ऑफ फेम इन्वोज़ोन है। I'm CEO of InvoZone, is a technology company with 5 global resource centers and 500 plus talented engineers in my company right now. And we are in the industry for last 6 years approximately. 2020 में मैंने start किया था and now it's 2026 and alhamdulillah things are going very well. इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, मैं एक फ्रेमवर्क की तरह इस वीडियो को लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो बिगनर भी हैं और कुछ प्रो लेवल के भी हैं जो, तो मैं उनके लिए ये चाहता हूँ कि ये पूरी एआई क्लास हो। जिस तरह के कोई बंदा अगर अपना करियर इस फील्ड में स्टार्ट करना चाहता है तो उसको एक पूरा रोड मैप मिले। इसके बीच में हम आपकी भी ज़रूर जर्नी शेयर करेंगे, जिस तरह आपने स्टार्ट किया, कुछ लोग उससे भी सीख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको क्या लगता है कि जब भी हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं, स्क्रॉल करते हैं और वहाँ पे यही देखने को मिल रहा है कि एआई आ गया है, वो आपकी जॉब्स ले Jobs जाएगा, खा जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आपका इस पे पर्सपेक्टिव क्या है? मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि इकोनॉमी का एक असूल है। कोल इंजन्स के लिए बना था, जब कोयले से चलने वाले इंजन्स बने थे ना स्टार्ट पे, तो उसमें ये था कि कोयला बहुत ज़्यादा बर्न होता था। फिर एक टाइम आया कि इंजन एफिशिएंट होना शुरू हो गए, उनको कम एनर्जी के साथ ज़्यादा सफ़र तय करना शुरू हो गया। तो उस वक्त फिर इकोनॉमिस्ट ने एक रूल बनाया कि जो चीज़ एफिशिएंट हो जाती है तो उसकी कंजप्शन बढ़ जाती है। अगर आप एक चीज़ सस्ती कर देंगे और एफिशिएंट कर देंगे और उसकी ज़रूरत भी है मार्केट को, तो वो एफिशिएंट हो। तो सेम तरीके से अगर मैं देखूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स, क्वालिटी एश्योरेंस के लोग, या अगर मार्केटर्स की बात कर लें, सेल्स के लोगों की बात कर लें, तो ये ऐसी स्किल्स हैं जिसको ऑगमेंट किया एआई ने आके और बहुत ज़्यादा हमारी चीज़ें तेज़ हो गई, एफिशिएंट हो गई। पहले आप एक इंजीनियर को ₹5 लाख फॉर एग्जांपल सैलरी देते थे और वो 1 महीने में 1 फीचर डेवलप करता था। अब वही इंजीनियर 1 महीने में 4 फीचर्स डेवलप कर रहा है, तो आपकी स्पीड तेज़ हो गई। अब आपकी टाइम टू मार्केट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। अब आप अपने कस्टमर्स को ज़्यादा जल्दी फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोडक्ट लेकर मार्केट में जाता हूँ, 15 रेस्टोरेंट से मिलूंगा, हर रेस्टोरेंट ओनर मुझे ये बताएगा कि यार आपकी प्रोडक्ट के अंदर सब अच्छा है, मगर ये एक फीचर होता ना तो मैं बाय कर लेता। या ये फंक्शनैलिटी इस तरह से होती, या मेरा ऑलरेडी एक सिस्टम चल रहा है,
अगर आप उसके साथ मुझे इंटीग्रेट कर देंगे, तो पहले क्या होता है कि मैं सोचता था यार मेरा इंजीनियर 2 महीने लगाएगा, मेरी टीम 3 महीने लगाएगी, 6 महीने में मैं दोबारा इसको आके मिलूंगा, तो तब तक ये भूल चुका होगा मुझे, मेरी प्रोडक्ट को। तो अब क्या होता है कि अब ऐसा नहीं होता, अब आई कैन कमिट 1 हफ्ते के अंदर मैं आपको ये चीज़ डिलीवर कर दूंगा एंड मैं उस क्लाइंट को क्लोज कर सकता हूँ। तो क्या हुआ कि मेरे लिए मेरी ज़िंदगी आसान हो गई, चीज़ें तेज़ हो गई, बट ऑन द अदर साइड मुझे अब क्योंकि बहुत ज़्यादा कस्टमर्स मिल रहे हैं, मैं जल्दी रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूँ, तो मेरे पास पैसा आ रहा है जिससे मैं मज़ीद टीम ग्रो करूँगा। तो अगर हम इकोनॉमी के रूल को देखें तो एफिशिएंसी के साथ-साथ कंज़प्शन बढ़ गई तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इंजीनियर्स की, क्वालिटी एश्योरेंस के लोगों की, डिज़ाइनर्स की ज़रूरत बढ़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह अगर सोशल मीडिया के रूल को देखा जाए या सोशल मीडिया को देखा जाए, तो सबसे पहले किन लोगों की जॉब्स रिप्लेस होने का खतरा है? सबसे पहले उन लोगों की जॉब्स रिप्लेस होने का डाउट है या डर है जिन लोगों ने एआई को सही से अडॉप्ट नहीं किया। अच्छा, अभी एक बहुत छोटी सी बात है सोचने की, कॉमन सेंस है। हम सोचते होंगे कि यार ऐसे कौन से बेवकूफ़ लोग होंगे, मादर यूजिंग दिस वर्ड, कि जो एआई को अडॉप्ट नहीं करते होंगे। हमने तो हर बंदे को देखा है कि वो जस्ट लाइक अ सोशल मीडिया, लोग चैट जीपीटी अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके या क्लाउड अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके, और उससे ज़्यादा ज़िंदगी आसान होगी क्योंकि गूगल का तो सभी को ही पता था। तो जब आप गूगल पे जाते हैं तो ना चाहते हुए भी आप जेमिनी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिकॉज़ जो आपका एआई ओवरव्यू का रिस्पॉन्स है दैट इज़ बीइंग जनरेटेड बाय जेमिनी, जो गूगल का अपना एआई मॉडल है। तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एआई टूल्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे व्हाट्सएप के अंदर, हमारी फेसबुक चैट के अंदर मेटा एआई आ गया, मैनस एआई आ गया, तो अब हम उनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से लोग होंगे जो कि अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं? यानी बार-बार ये बात की जा रही है कि यार जो अडॉप्ट नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएँगे, बट यू कांट इमेजिन ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो कि एआई टूल्स को सिर्फ सवाल-जवाब इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो किसी इससे नेक्स्ट लेवल पे किसी प्रोडक्टिव टूल के तौर पे इस्तेमाल, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक डिज़ाइनर है और वो कहते हैं मैंने अभी भी फ़ोटोशॉप में बैठकर या मैं इलस्ट्रेटर में बैठकर ही मैंने काम करना है, या मैंने फिग्मा में जाके खुद ही ट्रायंगल्स ड्रॉ करनी है, रेक्टेंगल्स ड्रॉ करनी है, लाइन्स एंड डॉट्स खुद ही मैंने ड्रॉ करने हैं और मैंने एआई से हेल्प नहीं लेनी है, तो दैट इज़ द वन वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर वो अपनी स्पीड वही रखेगा जो पहले थी, तो उसके मुकाबले में एक दूसरा बंदा जिसने एआई को एक प्रॉम्प्ट दिया और 90% चीज़ उससे प्रोड्यूस करवा ली, फॉर एग्ज़ाम्पल एक वीडियो एडिटर है, उसने पहले खुद वीडियो एडिटिंग की प्रीमियर से, अब वो मोज़ैक टूल है, इस तरह के और बहुत सारे टूल्स हैं, उनको दिया और उस टूल ने आपको एक पूरी स्टोरी लाइन बना के दे दी, कोई 70% आपको एडिट करके दे दिया फॉर एग्जांपल। एक दूसरा बंदा है, उसने फॉर एग्जांपल अपने कैप्शंस खुद लिखे और मीनवाइल उसके कंपेटिटर ने बैठ के कलाकार को इस्तेमाल किया और उसने जो है ना उसको कैप्शंस बना लिए। हम इंटेंशनली टेकिंग द नेम्स ऑफ दोज प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में इस्तेमाल हो रही हैं, ताकि जो लोग सुन रहे हैं उनको पता लगे कि यार ऐसे ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप चाहे इनका लोगो लगा दीजिएगा ताकि लोगों के लिए एजुकेशनल हो जाए। मैं स्पेसिफिकली इन टूल्स की लाजमी बात करना चाहूँगा कि जिस तरह मैंने ये स्टार्टिंग में कहा ना कि हम रोड मैप देना चाहते हैं, तो मैं स्पेसिफिकली इन टूल्स को लाजमी डिस्कस करना चाहूँगा कि जो आप भी अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जिस तरह आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की 5-6 साल पहले, जब से लेके अब तक कितना डिफरेंस आ गया, कौन कौन से एआई टूल्स हैं जिनको वाकई ही इस एरा में इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से ऐसे टूल हैं जिनकी सिर्फ हाइप ही है, तो ये टूल्स हम लाजमी डिस्कस करेंगे। तो अच्छा सर, मैं वैसे एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, उतनी ही ज़्यादा उनकी जॉब रिस्क पे है। कि कहने का मकसद है कि जिस तरह एक बंदे ने डिग्री की, वो अब ग्रेजुएट हो गया, उसके बाद वो किसी सॉफ्टवेयर एजेंसी में जाता है, अब उसको ये भी डर है कि एआई उसको रिप्लेस कर देगा। तो आपको लगता है वाकई कि एजुकेशन सिस्टम में भी हमें इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए जब हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं? तो आपका इस पे क्या पर्सपेक्टिव है? एक फियर जो है राइट ना, वो हर लेवल पे है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात कर लें, इंडस्ट्री की बात कर लें, या इवन यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स, टीचर्स, क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटीज़ में आना जाना होता रहता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर, ताकि जो इंडस्ट्री एकेडेमिया गैप है हम उसको फिल करते रहें। तो इन्वोजोन का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम कर रहे होते हैं। तो आई कैन टेल यू इनसाइडर कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, डीन लेवल के जो लोग हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो इस बात को इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम एआई टूल्स को अपने एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बना लें। और फॉर एग्जांपल अगर फाइनली प्रोजेक्ट की हम बात करें, ओपन हाउसेस 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के रिसेंटली मैंने अटेंड किए, तो उसमें 70-80% जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो टूल्स स्पेसिफिकली जो उन्होंने अपने FYPs किए हुए हैं, वो एआई स्पेसिफिक टूल्स बना रहे हैं। कोई किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई लॉयर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कोई किसी किस्म के मेडिकल डायग्नोसिस को सॉल्व कर रहा है, कोई किसी किस्म के जो है ना घर बैठ के कोई आपने सर्विस लेनी है तो उसको सॉल्व कर रहा है। तो इन अदर वर्ड्स तुम्हारा 70-80% जो डेवलपमेंट भी हो रही है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फाइनली प्रोजेक्ट्स के नाम पे,
वो भी एग्जैक्टली एआई के टूल्स के ऊपर ही हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम रिलेटिवली थोड़ा सा स्लो रहता ज़रूर है, पीछे रहता ज़रूर है, लेकिन करंटली जो एक एआई का फियर है वो हर लेवल पे पेनिट्रेट कर चुका हुआ है। और आपकी बात 100% ठीक है कि वो जो लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वो नॉलेज स्किल्ड वर्कर्स थे। नॉलेज स्किल्ड वर्कर का मतलब ये होता है कि मेरे ब्रेन में एक नॉलेज है जिसको इस्तेमाल करते हुए मैंने एक काम करके आपको देना है। अब वो नॉलेज मैंने ट्रांसफर कर दिया एक एआई मॉडल के पास, और जो बात आप मेरे से करेंगे वही बात वो कर सकता है। लेकिन आप मुझे एक बात का जवाब दें, क्या आप एक एआई टूल के पास जाएंगे जब आप बीमार होंगे, या आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, एक स्पेसिफिक बंदे को किडनी में पेन होता है, ठीक है, वो चैट जीपीटी के साथ या मनाई के साथ चैट तो कर लेगा, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे चैट जीपीटी की रिकमेंडेड मेडिसिन शायद नहीं खरीदेगा। वो क्या करेगा, वो एक मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाएगा जो कि किडनीज को देख रहा होगा और उसको अपनी चीजें बताएगा। वो पूरा एक डायग्नोसिस प्रोसेस से गुजरेगा, एक्सरे होएगा, व्हाटएवर जो भी, और फिर उसके बाद जो मेडिसिन रिकमेंड होएगी, चाहे वो चैट जीपीटी वाली ही होएगी, तब भी वही। अगर हार्ट डिजीज है फॉर एग्जांपल, तो फिर आप बिल्कुल ही रिस्क नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसे। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैं आप पे सू कर दूं किसी वजह से, तो क्या होगा कि आप चैट जीपीटी से केस नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे। आप इन द एंड ऑफ द डे यू वुड हायर अ लॉयर, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि नॉलेज स्किल्ड वर्कर्स स्टिल आर रिक्वायर्ड, मगर चांसेस आर देयर कि ऐसे टूल्स मौजूद हैं जो लॉयर्स की, मेडिकल के लोगों की जिंदगी आसान बना रहे हैं। सिमिलरली जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जिंदगी आसान बन गई हैं, तो वो लोग उन टूल्स का सहारा जरूर ले रहे होंगे, मगर अपने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को उसके साथ ऑगमेंट करके एक फाइनल डिसीजन लेंगे। सिर्फ एआई टूल पे आप रिलाय नहीं, इसको कहते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन इन द एंड ऑफ द डे, तो दुनिया हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरफ काइंड ऑफ ग्रो कर रही होगी, रादर देन सिर्फ रिलाइंग ऑन ह्यूमन और सिर्फ रिलाइंग ऑन इंटेलिजेंस। इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन ये भी बनता है, मे भी आपने भी सोशल मीडिया पे देखा हो कि कई लोग ना इस चीज़ को ये भी कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जितना अभी का बूम है एआई का या सॉफ्टवेयर हाउसेस का, ये कम होगा। आपको लगता है कि जितने हमारी यूनिवर्सिटीज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स निकाल रही हैं, इनका आने वाले टाइम में फ्यूचर ब्राइट ही है? दैट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल सवाल। बहुत सारे हमारी 347 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटीज़, और इनके आगे कोई 120 से 30 के करीब सैटेलाइट कैंपसेस हैं। सैटेलाइट कैंपस का मतलब ये है कि सरगोदा यूनिवर्सिटी का कैंपस लाहौर में भी बना हुआ है। तो मैं कभी हैरान होता था यार, ये सरगोदा यूनिवर्सिटी सरगोदा में रहे, लाहौर में क्या कर रही है। बिल्कुल। तो इसी तरह सियालकोट यूनिवर्सिटी का जो है ना बना वगैरह, तो ये सैटेलाइट कैंपस है। तो मिला जुला के कोई 500 के करीब हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डिग्रीज ऑफर कर रही हैं। और अगर मान लीजिए कि आपने एक यूनिवर्सिटी ने अप्रॉक्सीमेटली 50 बच्चों को एक सेमेस्टर में डिग्री देनी है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ 2-2 सेमेस्टर्स लगा रही होती हैं, स्प्रिंग एंड फॉल 2 दफ़ा एडमिशन्स ले रही होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 1 दफ़ा लेती हैं, कुछ 2 दफ़ा लेती हैं। तो मिला जुला के मैंने कैलकुलेशंस की थी, कोई 40-50 हज़ार के करीब सॉफ्टवेयर ग्रेजुएट्स निकलते हैं हर साल इन यूनिवर्सिटी से। और फिर इसके अलावा टेलीकॉम के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, ठीक है, और डबल वगैरह, ये वाले वो बच्चे भी हैं जो कि इन द एंड ऑफ द डे बहुत सारे प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स पढ़ के आए हुए होते हैं, और वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ ही अपना कैरियर ग्रो कर रहे होते हैं। तो आप इनको भी जोड़ लें तो ये कोई लाख के करीब बच्चा आपका सालाना प्रोड्यूस हो रहा है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, इससे पहले क्या होता था कि क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डिमांड बढ़ रही थी, तो जितने भी बच्चे निकल रहे होते थे वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते थे, क्यूए में एडजस्ट हो जाते थे, प्रोग्रामिंग नहीं आती, एस्थेटिक सेंस अच्छी है तो ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए, यूआई यूएक्स इंजीनियर बन गए, या अगर फॉर एग्जांपल कुछ भी ना हो पाया तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोई एडिशनल जो है ना डिग्री ले ली, कोर्स कर लिया, तो उसमें चले गए वगैरह वगैरह। तो वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ डोमेन अवेलेबल था। अब क्या हो रहा है कि अगर आपने एक चीज़ डेवलप करनी है तो प्रॉबली आप एक ही बंदा हायर करेंगे जो कि एंड टू एंड सारा कुछ समझता हो, ठीक है। वो स्टार्टिंग फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग, वो आपकी रिक्वायरमेंट समझे, उसको ट्रांसलेट कर ले एआई टूल को ही इस्तेमाल करते हुए एक पीआरडी के अंदर, जो कि प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसमें हमने हर चीज लॉक कर देनी, एक ब्लूप्रिंट है, समझ लें कि मेरा सॉफ्टवेयर इस तरह का होगा, इस तरह का दिखेगा। उसके बाद अगला होता है उसका यूजर इंटरफेस। वो आप जाएंगे किसी एक, वही आपका इंजीनियर जाएगा, एक एआई टूल लवेबल इस्तेमाल कर सकता है, वो कोई स्टिच इस्तेमाल कर सकता है, या फिग्मा एआई इस्तेमाल करते हुए वो पूरा आपका प्रोटोटाइप बना लेगा। अब उस प्रोटोटाइप का बैकएंड लगाना है तो वो या तो सुपा बेस लगा के सर्वरलेस करके उसको, तो इन द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि हमारा एक इंजीनियर है जो कि एंड टू एंड सब कुछ कर रहा है। प्रॉबेबली आखिर पे मुझे जाके मैनुअल क्वालिटी एश्योरेंस बंदे की जरूरत हो जो कि वैलिडेट करे कि सारी चीजें एज पर रिक्वायरमेंट हैं कि नहीं है। बट आपको यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत ही खत्म हो गई, बिकॉज अब मैं ये नहीं कह रहा प्रोजेक्ट मैनेजर्स की जॉब चली जाएंगी, प्रॉबली इवॉल्व होएंगी, वो एक अलग डायमेंशन है, उस पर बात की जा सकती है। सिमिलरली यूआई यूएक्स के बंदों की जॉब्स भी रिलेटिवली रिड्यूस हो गई। अब बहुत ही वो लोग जो कि क्रेजीली अपने इंटरफेस को सोचना चाहते हैं, ह्यूमन टच देना चाहते हैं,
वही रखेंगे। इसी तरीके से फ्रंट एंड बैक एंड इंजीनियर पहले अलग अलग हुआ करते थे, वो भी अब नहीं रहे। डेटा इंजीनियर अलग होता था, डेवऑप्स का काम एक बंदा डेवऑप, अब आप एआई से टेराफॉर्म स्क्रिप्ट्स लिखवा सकते हैं, आप एआई से सारे काम। तो इन अदर वर्ड्स यू कैन हैंडल एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ वन पर्सन एंड टू एंड। अब आपको एक बंदा चाहिए जो कि पूरी पाइपलाइन ओवरऑल चला सकता है, उसको ये पता है कि राइट टूल्स कहाँ इस्तेमाल करने हैं, किसकी इनपुट किसकी आउटपुट होएगी और किसकी आउटपुट किसकी। इसके चलते हुए हमारे पास इतना बड़ा जो टैलेंट पूल प्रोड्यूस हो रहा है यूनिवर्सिटी से, यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो कि मुझे रोजाना की बेसिस पे 10 से 12 बच्चों की रिज्यूमेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटिव्स की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, यार इसको इंटर्नशिप दे दो। और इंटर्नशिप किसकी मांग रहे हैं? वो एआई-एमएल की। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या एआई-एमएल की इतनी डिमांड है? मान लिया कि एआई-एमएल की जो है ना हाइप है, लेकिन क्या इतने एआई-एमएल इंजीनियर्स चाहिए? क्या हम ये नहीं सोच पा रहे अभी कि अगर एआई टूल्स ने वीडियो एडिटिंग आसान कर दी, ग्राफिक डिजाइनिंग आसान कर दी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आसान कर दी, तो क्या एआई-एमएल टूल्स बनाना भी आसान कर दिया होगा? एट द एंड ऑफ द डे एक मॉडल बैठ के एक और मॉडल डेवलप कर रहा है, एक और मॉडल को ट्रेन कर रहा है, और इस पे ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जो हमारी फ्रंटियर लैब्स हैं वो हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि इतना ज्यादा टैलेंट यूनिवर्सिटी से जो निकल रहा है उसकी मार्केट कंजप्शन नहीं है। अगला सवाल हम श्योर आपका ही होगा, फिर ये क्या करें? आप पूछे फिर मैं बताऊंगा। चले मैं पूछ ही लेता हूँ। तो फिर अब जो इतना बच्चा निकल रहा है यूनिवर्सिटी से, वो क्या करेगा फिर? अच्छा, मैं अभी बड़ा ब्रूटल सा आंसर करता हूँ, वो बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आता। मैं समझता हूँ कि 2026 और 2027 2 साल ऐसे हैं जहाँ पे हम सेटल डाउन हो रहे हैं। हमें अभी नहीं पता कि एआई की हाईएस्ट कैपेबिलिटीज क्या होंगी। ठीक है, मे बी हम हाईएस्ट लेवल पे फिर भी ना पहुंचे, लेकिन एक पीक जरूर होता है। जब आप ग्रो करते हैं तो एक पीक पे जाते हैं, फिर उसके बाद स्टेगनेंसी की एक फेज आती है। तो पीक पे हम जाएंगे, और जो पीक है ना, वो हमें पता लगे कि क्लॉड एग्जैक्टली, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं यार ये चीज बनानी है, 3 महीने बाद क्लॉड वो निकाल के बिल्कुल पब्लिकली अवेलेबल कर देता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारी कंपनीज ग्रो हुई लेकिन खत्म हो गई। एक टाइम पे हॉटेस्ट जॉब हुआ करती थी प्रॉम्प्ट इंजीनियर। बिल्कुल ऐसे ही हम खुद हायर करते रहे प्रॉम्प्ट इंजीनियर, आज हर बंदा प्रॉम्प्ट इंजीनियर बना हुआ है। तो ये इवोल्यूशन जो है ना, स्लो इवोल्यूशन इज हैपनिंग राइट नाउ, जो कि 26 और 27 मुझे लगता है कि आर द ईयर्स जहां ये अनसर्टेनिटी एंड कंफ्यूजन रहेगी कि एग्जैक्टली कौन सा शोबा ऐसा है, कौन सी ब्रांच ऐसी है जिसमें डिमांड आगे ग्रो करेगी। इसलिए ये अभी प्रेडिक्ट करना और ये किसी को बताना कि यार ये कर लो इज डिफिकल्ट। एक चीज लेकिन स्टिल इज डूएबल। मैं कहता हूं कि सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपको अभी फ्यूचर में किसी भी टाइम पर, फॉर एग्जाम्पल दुनिया के सारे लोग लवेबल से क्लॉड से बैठ के अपने टूल्स बनाना शुरू कर देते हैं। वो बना तो लेंगे लेकिन बेचेंगे कैसे? ठीक है, आज मैं आपको कहूँ, एक कॉल आया आपको जाज कैश की तरफ से, हमें पाकिस्तान को बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं आजकल, कोई सुन रहा है जाज कैश की तरफ से, तो उनको मैं बताना चाहूंगा भाई बंद कर दो, तुम्हारा नहीं बिक रहा होगा, कोई नहीं बाय कर रहा होगा। मुझे एक एआई वॉइस की कॉल आती है तो मैं कभी भी बाय नहीं करूंगा, आप भी नहीं बाय करेंगे। बिल्कुल, इवन मेरा कार्ड चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, मैंने इसको ब्लॉक करवाना है, मैं अपने बैंक को कॉल करता हूँ, राइट नाउ एक्सेप्टेंस, ह्यूमन एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूं मैं कॉल करता हूँ और मुझे आगे से एक आईवीआर सुनती है, एक वॉइस सुनती है, मैं उसको 0 दबा के मैं कहता हूँ मुझे एजेंट के साथ बात करो, आई वांट टू स्पीक टू अ ह्यूमन, बिकॉज मैं उसको एक ऐसी बात समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ जो कि शायद एआई रोबोट की कैपेसिटी से बाहर हो। ठीक है, मेरा मेटा का बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट ना ब्लॉक हो गया, आई डोंट नो व्हाई। उन्होंने कहा जी कोई ऑटोमेशन लगाई, हालांकि हमने नहीं लगाई हुई थी, लगाई हुई है। मैंने मेटा एआई के साथ बहुत जतन मारे, बहुत चैट की, बहुत गुफ्तगू करनी पड़ी, लेकिन वो नहीं, मुझे कोई भी ना रिजल्ट नहीं दे पाया। देन मेरी मेटा सब्सक्रिप्शन थी, मैंने, क्योंकि आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन हो तो आप कर सकते हैं मेटा के किसी ह्यूमन एजेंट के साथ। इवेंचुअली मेरा प्रॉब्लम एक ह्यूमन एजेंट ने ही सॉल्व किया। मेटा का जो मेटा एआई था वो घूमता रहा अपने नॉलेज बेस की, अपनी बाउंड्रीज के अंदर ही घूमता रहा एट द एंड ऑफ द डे। तो क्या होता है कि सेल्स आज भी इंसान ही करेंगे, फ्यूचर में भी इंसान इंसानों से ही खरीदना पसंद करेगा, बॉट से खरीदना पसंद नहीं करेगा। वेरी रेयर चांसेस के बॉट से खरीदना। तो मेरा ख्याल है कि हमारी इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा ओपन पोजीशंस जो होंगी ना, वो सेल्स और मार्केटिंग के लोगों की होंगी। आप चले जाएं किसी भी जॉब पोर्टल के ऊपर, इंडीड पे चले जाएं, वगैरह वगैरह, एनालिसिस कर लें। और सेल्स स्किल्स कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। अब एक बंदा पूछेगा मैं तो कंप्यूटर साइंस किया है मैं सेल्स स्किल में, तो मेरा ख्याल है कि कंप्यूटर साइंस वाला सेल्स स्किल में ज्यादा अच्छा चल सकता है, बिकॉज ही नोज के भाई सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, फीचर्स क्या हैं, वो बेहतर तरीके से डेमो दे सकता है अपने एक्सप्लेनेशन अच्छी दे सकता है। तो सेल्स मार्केटिंग अगर आपने सीखी होगी तो कुछ भी बेच लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल सारी दुनिया ऑटोमेट हो जाती है, डिजिटल हो जाती है, तो कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना
भी तो बेचना एक काम है ना। बिल्कुल तो ऐसा। मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने अपना करियर डेवलप करना है तो प्रेफरेबली सेल्स एंड मार्केटिंग की स्किल्स के अंदर कर लें, अदरवाइज फिर इन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपना कोई स्टार्टअप बना लें, जॉब्स की तरफ क्यों जाने। इंटरेस्टिंग फुरकान भाई, और आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की सारी चीज़ें। अच्छा, अब हम बैक टू आवर टॉपिक कि आज के टाइम पे फुरकान अजीज़ या इन्वोज़ोन कौन से ऐसे एआई टूल्स यूज़ कर रही हैं जो उनकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रही हैं? बहुत सारे टूल्स हैं, हर डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग टूल्स हैं। कुछ हमने अपने कस्टम डेवलप किए हुए हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कुछ हमारे थर्ड पार्टी टूल्स हैं। हम्म, कुछ चीज़ हर चीज़ आप बिल्ड नहीं करते, क्योंकि इवन इफ यू कैन बिल्ड तो यू डोंट वांट टू बिल्ड। बिल्कुल। ठीक है, तो आप रिलाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसे वीडियो एडिटिंग की बात करें तो मोज़ैक यूज़ कर रहे हैं हम। हम्म, कैप्शंस के लिए कलाकार यूज़ कर रहे हैं। देयर सो मेनी, मैं शायद याद भी ना रिकॉल भी ना सही। कर पाऊँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए हम फिग्मा एआई भी यूज़ कर रहे हैं, और गूगल के एक टूल है स्टिच यूज़ कर रहे हैं। गूगल ओमनी यूज़ कर रहे हैं। वीडियो में अगर कोई हमने और मज़ीद कस्टमाइज़ेशन करनी हो तो गूगल ओमनी यूज़ करें, मिडजर्नी यूज़ कर रहे हैं, नैनो बनाना यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड कोड एंड कोडेक्स दोनों यूज़ कर रही है हमारी डेवलपमेंट टीम जो है, बिकॉज़ क्लाउड कोड अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली हम फेबल पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फेबल 5 को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो कि क्लाउड का लेटेस्ट मॉडल है। कोडेक्स ओपन एआई का कोपायलट है, कोडिंग कोपायलट है, और क्लाउड कोड जो है वो एंथ्रोपिक्स का कोपायलट है। इससे पहले हमने विंडसर्फ, एंटी ग्रेविटी और गिटहब कोपायलट भी ट्राई किए हैं, बट वो हमें इतना मज़ा नहीं आया उनको इस्तेमाल करके, तो इसलिए हमने उनको ड्रॉप कर दिया। अदर देन दैट अगर हम विजुअल्स की बात करें तो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स माइरो एआई यूज़ करें। पहले माइरो होता था सिर्फ आपको विजुअली कोई भी चीज़ प्रेजेंट करने के लिए, हम उसका एआई कंपोनेंट भी बाय कर लिया हुआ, तो हम अपनी जो भी प्रोजेक्ट प्लॉटिंग होती है वो माइरो एआई के साथ यूज़ कर रहे होते हैं। ड्रॉ आईओ का एक एआई एजेंट है जो कि ड्रॉ करके देता है आपको फ्लो चार्ट्स वगैरह, वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। गैमा एआई का नाम बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल ऐसा। सुना हुआ है। प्रेजेंटेशंस के लिए या सिंगल पेज लैंडिंग पेजेस के लिए वो यूज़ कर रहे हैं। लवेबल को कोई नहीं छोड़ सकता पीछे। बिल्कुल। लवेबल के साथ साथ हमारे पास एक उसका फ्री अल्टरनेटिव है। आजकल तो फ्री है, प्रॉब्ली फ्यूचर में पेड हो जाए, बट फ्री है तो यूज़ किया जा सकता है। वो गूगल का फायरबेस स्टूडियो नेक्स्ट.जेएस के अंदर कोड जनरेट करके देता है, बेहतरीन है। आई वोंट से एआई टूल, बट सुपाबेस नो कोड बैकएंड है, एडमिन जेएस नो कोड एडमिन जेएस है, जो कि हम इस्तेमाल करें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। कोल्ड कॉलिंग के लिए भी हम कुछ टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जिसमें डायरेक्टली कोल्ड कॉलिंग तो नहीं वो कर रहे होते, इंसान कर रहे होते हैं, लेकिन विस्पर एआई या 11 लैब्स लगा के हमने उसका ट्रांसक्रिप्ट एंड फायरफ्लाइज यूज़ करें फॉर नोट टेकिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन वगैरह। देयर सो मेनी अदर टूल्स प्रॉब्ली दैट आई वोंट बी एबल टू रिकॉल। ओके। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि जो इन टूल्स की आपने इतनी लंबी लिस्ट बताई है, इसने आपके टाइम को कितना सेव कर दिया, और जो मैन पावर थी उसको रिड्यूस किया इसने, या इसकी वजह से और लोगों को आपको हायर करना पड़ा? मैन पावर रिड्यूस करने का मैं कहूँगा तो सब लोग हैं यार, डाउन साइजिंग हो रही है, फायरिंग्स हो रही हैं। मैन पावर रिड्यूस ज़रूरी है, एंड मेरा ख्याल है कि अनकरीब हमें रीहायरिंग करनी पड़ेगी बहुत सारे लोगों की आने वाले वक्त में। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब लोगों को थोड़ा सा ये जो वॉर की वजह से और जो आईपीओज बड़े बड़े आईपीओज हुए हैं मार्केट में, स्पेस एक्स हो गया या एंथ्रोपिक्स एंड ओपन एआई वगैरह के, तो मार्केट का यूएस मार्केट का रुझान एक्चुअली डिसाइड करता है इकोनॉमिक्स बिल्कुल ऐसा। डायनामिक्स को पूरी दुनिया के अंदर, खासतौर पे सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में। कोई माने ना माने सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को डिसाइड करता है कि आगे चीज़ होने Obviously, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बिल्कुल। कैसे चलना है। वो चाहे इंडिया में हो रही हो, पाकिस्तान में हो रही हो, या मीना रीजन में हो रही हो, वहीं से डिसाइड होता है। तो इन अदर वर्ड्स वी आर वेटिंग कि मार्केट का जो फियर है वो रिड्यूस हो, इकोनॉमिक फियर या वॉर का फियर, जो कि हो रहा है ऐसा लोग दे आर ट्राइंग टू कम बैक। एंड एक इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टमेंट लेकर बहुत ज़्यादा तक होल्ड नहीं करता। बिल्कुल। इवेंचुअली वो एक टाइम तक तो सेंस करता है, बट इवेंचुअली उसने अगर मैं बिजनेस हूँ, मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेट करना है या डिजिटलाइज करना है, तो मैं 6 महीने इंतजार कर लूंगा ज़्यादा। बट एक टाइम पे आके मुझे लगना शुरू हो गया यार मेरी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे। वॉर अपनी जगह है ज़रूर, ठीक है, अब क्या करें, अब करना है, तो पीपल वुड से, तो we are waiting for that time when these fears are relatively settled down and people start coming back to the business proper तरीके से। बहुत सारे लोगों को लग रहा है ये एआई की वजह से, एआई एक फैक्टर जरूर है, लेकिन बाकी चीजें हम इग्नोर नहीं कर मैटर सकते करती हैं। तो हम रीहायरिंग की तरफ जा रहे होंगे। टाइम हमारा बहुत सेव होना शुरू हो गया, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है। एक बंदा 3 लोगों का काम एटलीस्ट कर रहा है। मेरी अपनी ज़िंदगी बहुत आसान हुई है। मैंने सबसे पहले जो काम किया वो मैंने अपना असिस्टेंट जो था वो मैंने उसको गुड बाय किया। मैंने कहा यार अब तुम भी अपनी कंपनी बनाओ, सही है। ठीक है। तो वो मेरा पहले कैलेंडर मैनेज कर रहा था, ईमेल मैनेज कर रहा था। वो पता नहीं मैंने क्यों ही रख लिया था, वो 3-4 महीने रखा मैंने, सही है। लेकिन इवेंचुअली आई हैड टू लेट हिम गो कि मैं कर लूंगा खुद ही, और सारी चीज़ें एआई टूल्स करें। ठीक है फुरकान भाई, अगर आप पीछे गए हैं तो आप
अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जैसे स्टार्टिंग जर्नी से बात की जाए, आपने कैसे स्टार्ट किया और इन्वोज़ोन का स्टार्ट कैसे हुआ? मेरा जर्नी काफ़ी लंबा है। 13 साल की उम्र में पहला जॉब था मेरा, 1500 रुपए महीने की सैलरी थी। मैं घरों में अखबार फेंका करता था। दैट इज़ माय स्टार्टिंग पॉइंट। हुँ। मैं ऑलवेज़ हमेशा अ, अपने जर्नी के इस पॉइंट को ज़रूर हाइलाइट करता हूँ, नॉट टू फ्लेक्स बट एक्चुअली कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं आप। जब मैं बिल्कुल। लाहौर आया 2012 में यूनिवर्सिटी से निकल के, जब मैं इंडस्ट्री में आया, तो मैं इंडस्ट्री में जब लोगों को देखता होता था ना, तो बड़े स्मार्ट, इंटेलिजेंट, बड़े ही ग्रोन अप लोग मुझे नज़र हुँ। आते थे। और मैं ज़रा रिलेटिवली स्मॉल टाउन बॉय था, तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें ना वो डाइजेस्ट करना, ग्रैब करना चैलेंज बन रहा होता था। बिल्कुल। एंड बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट होता है जो आपको करना होता है। और ये तकरीबन यूनिवर्सिटी से निकल के इंडस्ट्री में आने के बाद ये बहुत सारे लोग फील करते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग एहसास कमतरी का शिकार भी हो जाते हैं हुँ। और साइकोलॉजिकल चैलेंजेस का भी शिकार हो जाते हैं, और कुछ लोग जो है ना वो उसको अडॉप्ट करके अपने आप को उस लेवल पे ले आते हैं जहाँ पे ले आना। तो आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू अ कॉम्प्लेक्स। तो मैंने अपने एक सीनियर दोस्त के साथ जो है ना ऑफिस में बैठ के गुफ्तगू की कि यार ये मतलब मुझे तो यहाँ तक पहुँचते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब देयर। हुँ। तो उसने कहा यार यू शुड एक्चुअली लुक एट योर डे 1। हुँ। आपका डे 1 था, ये डे 10 पे थे बिल्कुल। या माइलस्टोन 10 पे थे, तो वो ऑलरेडी रेस में आपसे आगे थे हुँ। प्रॉबेबली। तो या तो आपको तेज भागना पड़ेगा, तो या आप सेटल हो जाएं कि हाँ जी, मैंने अगर इसी रेस पे भागना जिस रेस पे ये भाग रहे हैं, तो मैं हमेशा इनसे 10 किलोमीटर पीछे ही रहूंगा। सही। दैट इज द सिंपल साइकोलॉजी बिल्कुल कि ऐसे। या तो आप रिलेटिवली बाकियों से तेज भागेंगे। कैसे भागना है, दैट्स हर बंदे की रेस अपनी है, हर बंदे का रनवे अपना है बिल्कुल कि ऐसे। आपने अपना रनवे डिसाइड करना। मैंने अपना रनवे डिसाइड किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को, हुँ। एंड आई बीन इनटू अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइटिंग कोड, अ लॉट ऑफ टन्स ऑफ कोड, हुँ। जहाँ पे जो है ना स्टैक ओवरफ्लो की भी बस हो जाती थी एट पॉइंट इन टाइम सही। जाके। अब हम अपने आने वाले बच्चों को बताएंगे कि यार, मैं हंस रहा था अपनी वाइफ के साथ कि हम अपने बच्चों को बताएंगे कि एक टाइम था कि हम कोड मैनुअली लिखा करते थे। वो हैरान हुआ करेंगे, बिल्कुल क्योंकि ऐसे। जैसे हम हैरान होते हैं, हमारे पेरेंट्स बताते हैं जबकि हम पैदल इतनी दूर स्कूल ऐसे। जाते थे, हुँ। तो हम अपनी स्ट्रगल ये बताते हैं। तो हम उन अपने बच्चों को ये बताएंगे कि हमारी स्ट्रगल ये है कि हम मैनुअली कोड लिखा करते थे, और वो कहेंगे हम तो प्रॉम्प्ट लिख देते हैं और कोड सारा कोड आ सारा जाता है, बन जाए। एप्लीकेशन अप एंड रनिंग होती है। तो दैट्स आवर स्ट्रगल। हुँ। इन्वोज़ोन स्टार्टेड इन 2020 टेक्निकली। इन्वोज़ोन मेरा तीसरा स्टार्टअप है। 2 स्टार्टअप्स मेरे पहले 2014 में, 2017 में मैंने किए और दोनों फेल हो गए। हुँ। फेलियर्स की रीज़न बैड पार्टनरशिप्स हैं। हुँ। हम पाकिस्तानी पार्टनरशिप्स में कुछ अच्छे नहीं हैं। हुँ। तो दोनों दफ़ा पार्टनरशिप्स, पहला बिज़नेस तो ब्रेक इसलिए हुआ बिकॉज़ हम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। तो इतनी सेल्स हमारी नहीं आ रही थी, तो वी वर स्ट्रगलिंग रिलेटिवली। तो जब सेल्स नहीं आ रही होती हैं, तो आप एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम तक तो देखते हैं, फिर इन द एंड ऑफ द डे चीज़ें फॉल अपार्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। दैट हैपेंड देयर। मेरा पार्टनर जो है वो जो ही डिसाइडेड टू लिव विद मी फॉर 6 मंथ्स, और उसके बाद उसको लगा यार कि नहीं चीज़ें बन सही पा नहीं रहा। जा रही। या वी पार्टेड वेज। जब पार्टेड वेज तो वो अपने इन्वेस्टमेंट निकाल के ले गया, पीछे कुछ बचा ही नहीं सही। जो यूजुअली होता है। तो फिर आई हैड टू शट इट डाउन। हुँ। दूसरी कंपनी मैंने कहा कि अच्छा चलो, अब मैं ना 2 पार्टनर्स के साथ करूंगा, बनाऊंगा, क्योंकि चलो एक जाएगा तो एक तो एक तो रहेगा। बच ही जाएगा ना। हुँ। तो इन द एंड ऑफ द डे 2017 में जब हमने स्टार्ट किया, तो वी स्टार्टेड मेकिंग गुड मनी। हुँ। अब हमें समझ भी आ गई हुई थी, प्रोजेक्ट्स भी हम ला पा रहे थे, चीज़ें चल पा रही थी। बट कुछ हमारे आपस के इख्तलाफात जो छोटी चीज़ों से स्टार्ट होते हैं और बड़ी चीज़ों पे चले जाते हैं पार्टनर्स के, वो रीज़न बनी, और उस वजह से भी हम सर्वाइव नहीं कर पाए। सही। मेरा प्राइमरीली रीज़न ये था कि आई वांटेड टू ग्रो फास्ट, हुँ। और मेरे जो पार्टनर्स थे वो सेटल डाउन रहना चाहते थे। हुँ। मैं कह रहा था यार, अगर हम $1 लाख बना रहे हैं, तो वी शुड इन्वेस्ट 70,000 वापस बिजनेस के अंदर, हुँ। ताकि अगले साल हम 20 से 40 पे हों। बिल्कुल। और उनका ख्याल ये था कि यार स्लो एंड ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं, जो कि बात गलत नहीं है उनकी भी, हुँ। लेकिन हमें जो ग्रोथ चाहिए थी वो 5 साल में शायद हम वहाँ बिल्कुल पहुँचते, ऐसे। और वो 1 साल में मैं चाह रहा था कि जल्दी हम ग्रो कर लें। एंड अगेन बहुत सारे बिजनेसेस ग्रो नहीं कर पाते बिकॉज़ उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, हुँ। या उन रेवेन्यू मेकिंग नहीं होती। हम तो रेवेन्यू मेकिंग थे, तो हम इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए ही नहीं थी। तो दैट वाज प्राइमरी रीजन जहाँ से एक्चुअली वी डिसाइडेड टू पार्ट वेज अगेन। एंड अगेन पार्ट वेज करने के बाद आप सर्वाइवल ज़रा बहुत मुश्किल हो जाता है। हुँ। या तो ऑटोमेट किया हुआ सब कुछ, तो स्टार्टअप लेकिन सर्वाइव नहीं करता। बहुत सारे लोगों ने जो है ना फेलियर्स का। फिर तीसरी दफ़ा जब मैंने स्टार्ट किया, डिसाइडेड टू डू इट सोलो। मैंने कहा यार इस दफ़ा मैंने अकेले करना है, छोटा कर लेंगे, कम कर लेंगे, बट आई डोंट वांट टू fail again because of पार्टनरशिप। partnership. हुँ। So at that time I was working as a CTO to one of the cybersecurity firm, US based थी। उनकी कोई इंडिया में उन्होंने टीम हायर की हुई थी, आउटसोर्स किया हुआ था किसी दूसरी कंपनी को। 30 के करीब इंजीनियर्स थे, मैं उसका CTO था। आई बीन स्ट्रगलिंग सो मच विद इंडियन इंजीनियर्स।
ये वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने जो है ना वो इंडियन इंजीनियर्स के साथ वन वे और अनदर काम किया है। सही। तो हम भी स्ट्रगल कर रहे थे, तो मैंने अपने सीईओ को कहा तंग आके, मैंने कहा यार व्हाई नॉट मैं अपनी पाकिस्तान में एक टीम बनाऊं, तो हम जो है ना वहाँ से स्टार्ट करते हैं, तुम इंडिया से क्लोज करके। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, ये तो मेरी जिंदगी का बेस्ट पार्ट होएगा कि तुम मुझे शिकायतें कर रहे हो आके, तुम ही जो है ना फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। दैट्स वेयर आई डिसाइडेड टू कॉल माय फ्रेंड्स जो लाहौर की इंडस्ट्री में बैठे हुए थे। कोई प्रोजेक्ट मैनेजर था, कोई सोल्यूशन आर्किटेक्ट था। मैंने कहा यार बंदे जो बेंच पे बैठे हुए हैं ना, मुझे उनकी प्रोफाइल्स दो। तो आई इंटरव्यूड कोई 10-12 लोगों को, डिफरेंट कंपनीज में वो जॉब्स पे थे, उनसे मैंने सब कॉन्ट्रैक्टिंग मैंने कर दिया, अपना कोई बंदा हायर नहीं किया, क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है, मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मैं ऐसी हायरिंग की तरफ चला जाऊँ और हायरिंग भी करने में मुझे 2-3 महीने लगेंगे, फिर मैं स्टार्टअप हूँ, कोई जानता नहीं है, पता नहीं कोई ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना ये सारा कुछ आउटसोर्स करता हूँ, एंड दैट्स द बेस्ट डिसीजन आई एवर हैड। तो फिर मैंने वहाँ से रिसोर्स हायर किए, 3-4 स्टार्ट कर दिया, और फिर स्लोली टीम ग्रो करते हुए 15-20 लोगों तक चली गई। दैट्स वेयर आई डिसाइडेड कि अब 15 लोग हो गए, अब अपना ऑफिस बनाना चाहिए। तो दैट्स द स्टार्ट ऑफ इनोजोन। इंटरेस्टिंग। और क्या फीलिंग होती है फुरकान भाई, अगर एक बंदा जिस तरह आपने बताया, एक 1500 कमाने वाला बंदा और अब 500 बंदों की टीम चला रहा है, तो कितना डिफरेंस अब फील होता है और क्या लगता है आपको? अच्छा, ये चीज़ ना इट्स अ सो पावरफुल फीलिंग। मैं कल एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था और उसने मुझे सवाल किया, मैंने कहा यार अगर आप कल सुबह उठें, और अक्सर ये पॉडकास्ट का सवाल होता है, सुबह उठें और सब कुछ इज गॉन और आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना है, या आपको कभी डर नहीं लगा कि यार कोई फेलियर आ जाएगा, कोई क्लाइंट पैसे मार के चला जाएगा, या कोई स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रबल आ जाएगी और आप बिल्कुल स्क्रैच पे खड़े होंगे दोबारा से? तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार मैंने ना जिंदगी में वो टाइम भी गुजारा है जहाँ पे मैं अखबार फेंक रहा हूँ, 1500 रुपये ले रहा हूँ, तो मेरे लिए ना ये कुछ भी नहीं है। मतलब अगर कल को नहीं भी होगा तो ठीक है, क्या मसला, दोबारा बिल्ड कर लेंगे, दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट कर लेंगे। आई नो हाउ टू बिल्ड इट वंस। अगर मैंने पूरी ट्रांजैक्शन से एंड टू एंड में गुजरा हूँ, तो जब भी आप कोई बिजनेस खड़ा करते हैं तो आपको जरूरी है कि आप हर तरह के ट्रांजैक्शन में से खुद गुजरें, और जब भी आपको दोबारा कभी करना पड़े तो आपके लिए वो अननोन ना हो, आप उसमें से एंग्जाइटी का शिकार ना हो गए, यार मैं पता नहीं करूंगा तो क्या निकल आएगा उसमें से। एग्जैक्टली। तो दैट्स हाउ इट इज। फुरकान भाई, अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव, एक कंपनी के कौन से ऐसे पिलर्स होते हैं जिन पे वो स्टेबल होती है? कि 3 पिलर्स हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज के खास तौर पे, लेकिन मेरा ख्याल है कि तकरीबन हर कंपनी में ये मेजरली होता है। नंबर 1 तो सेल्स है। पैसा आएगा, क्लाइंट आएगा, बायर आएगा, तो ही बात चलेगी। इफ आई हैव बायर्स, पैसा मेरी जेब में है, तो मैं उस पैसे से जो मर्जी खरीद लूं, जिस तरह का मर्जी टैलेंट हायर करके ले आऊं मैं, ठीक है। तो मैं हमेशा, सेल्स इज नॉट कि आपने क्लाइंट ले आया तो आप अच्छे हैं, क्लाइंट ले आए आप अच्छे नहीं हैं। क्लाइंट को आपने अगर वो रेट्स पिच किए हैं जिसमें आपका हैवी प्रॉफिट मार्जिन है, फिर आप अच्छे हैं। सेल्स तो मैं आपको प्रॉफिट लॉस में तो कुछ भी बेच दूं आप खरीद लेंगे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, या मिनिमम मार्जिन में मैं कुछ भी बेच दूं तो आप खरीद लेंगे। दिस इज नॉट अ सेल्स स्किल। मैं सेल्स स्किल ये है कि मैं आपको 10 रुपए की चीज मैं 100 रुपए में बेचूं और आप खरीदें, ठीक है। वो मैं कैसे बेचता हूँ, ये मेरी सेल्स स्किल है। और आप कैसे बाय करते हैं, मैं आपकी कैसे जरूरत बना देता हूँ, वो चीज मजबूरी बन जाती है, वो चीज 10 रुपए वाली 100 रुपए में खरीदना, कि वो फिर मेरी सेल्स स्किल पे। तो दैट्स अ वन थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज सेल्स स्किल। और जब आपके पास पैसा होता है तो यू कैन बाय व्हाटएवर। सो दूसरा स्किल यूजुअली ये होता है कि जो टैलेंट आपको चाहिए आपकी कंपनी, आपकी काइंड ऑफ प्रोडक्ट को या सर्विस को बनाने के लिए, डिलीवर करने के लिए, वो टैलेंट इज सेकंड नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। इंसानों को हैंडल करना मुश्किल, दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द नंबर 1 डिफिकल्ट तरीन टास्क मेरे ख्याल में। सेल्स भी इवन आसान है उससे, ठीक है। अच्छा, लेकिन सेल तब तक, जब तक सेल नहीं है तब तक टैलेंट भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो दैट्स व्हाई मैं उसको दूसरे नंबर पे रखता हूँ। तो हायरिंग एंड ब्रिंगिंग द राइट टैलेंट फ्रॉम द मार्केट इन योर टीम इज इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 3 ये है कि अब टैलेंट भी आ गया, सेल भी आ गया, अब डिलीवरी देनी है, विच इज यूजुअली कॉल्ड ऑपरेशंस भी लोग उसके कहते हैं, लोग उसको इंजीनियरिंग भी कहते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को जब आप मिलाएंगे तो आप फिर उसके बाद जो सर्विस है या प्रोडक्ट है जो आपने कमिट किया है किसी के साथ, वो डिलीवर करना। तो दीज आर 3 मेजर ऑपरेशन, सेल्स, टैलेंट एंड डिलीवरी। अच्छा फुरकान भाई, जिस तरह हमने स्टार्टिंग में बात की, एआई को भी ले गए, आपकी जर्नी को भी ले गए, लेकिन अब जिस तरह एक बंदे ने पूरी मार्केट, मतलब पूरी कंपनी बिल्ड कर लिया, उसको भी ले गए। लेकिन अगर कोई मेरे जैसा बंदा जो अभी बिल्कुल अपने 0 पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है, वो स्टार्ट करना चाह रहा है, उसको अभी इनकम भी नहीं आनी स्टार्ट हुई, इफ़ ही वांट टू अर्न $1000 इन पाकिस्तान, तो क्या रोड मैप आप उसको देंगे?
$1000 अर्न करना मेरे ख्याल में पर मंथ इज़ अ वेरी लो बेंचमार्क। नहीं होना चाहिए। मिनिमम $4000 का बेंचमार्क होना चाहिए मेरे ख्याल में। इफ़ आई गो बैक टू 2012 जहाँ मैंने अपना यूनिवर्सिटी से निकल के करियर स्टार्ट किया टेक्निकली, तो द फर्स्ट थिंग, जॉब तो मैंने की साथ में, लेकिन द फर्स्ट थिंग आई डिसाइडेड टू डू इज़, मैं लिंक्डइन पे गया, अपनी प्रोफाइल बनाई, रोज़ाना मैंने कंटेंट डालना शुरू किया। कंटेंट का मतलब ये है कि मैंने कंटेंट, ये नहीं कि वो जो टिकटॉक पे हम देखते हैं, नॉट ऑफ कोर्स वो वाला, ठीक है। आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस। मैंने कोड करते हुए एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व किया। स्टैक ओवरफ्लो से नहीं हुआ था, लेकिन मैंने वो हिट एंड ट्रायल करके कर लिया। आई रोट अ ब्लॉग अबाउट दैट और लिंक्डइन आर्टिकल्स पे डाल दिया, लिंक्डइन पे डाल दिया। अब मैंने एक चीज सीखी है, और रोजाना हर इंसान कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व जरूर करता है। बीइंग अ सीईओ, आई टेक 100 डिसीजंस मे बी एवरी डे। आपने सुबह उठ के डिसीजन लिया होगा कि मैंने आज ये शर्ट पहननी है, मैंने आज फलां गाड़ी से यहाँ पहुंचना है। यू आर टेकिंग डिसीजंस एवरी डे। तो आपने डिसीजन जो ले रहे हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, उसमें आपने बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए होंगे जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरे नहीं उतरे होंगे। बिल्कुल। तो व्हाई नॉट यू राइट अबाउट दैट, और उसमें से जो लेसन लर्नड है वो आप उसको डाल दें इसमें। अच्छा, अब क्या हुआ कि आई स्टार्टेड पोस्टिंग कंटेंट एंड लोगों ने मुझे खुद अप्रोच करना शुरू कर दिया कि वी सी दैट यू आर अवेयर ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। हालांकि मैं अकेला ही अवेयर नहीं हूँ, बट मैंने उसको डिस्प्ले कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि सेम जर्नी किसी इंसान को भी फॉलो करना चाहिए। अगर आप डेवलपर हैं तो गिटहब पे जाएं, ओपन सोर्स रिपोजिटरीज बनाएं, 3 4 5 या किसी ओपन सोर्स रिपोजिटरी में आप कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दें, उसको आके डिस्प्ले करें लिंक्डइन के ऊपर, स्क्रीनशॉट्स लें अपनी पुल रिक्वेस्ट की, अपने कंट्रीब्यूशन ग्राफ की। और गिटहब पे अब तो जो है ना गेमिफिकेशन का फीचर भी आपकी प्रोफाइल के नीचे बहुत सारे बैजेस आ जाते हैं जब आप कंट्रीब्यूशन देते हैं, उनकी स्क्रीनशॉट्स लें। छोटी छोटी गेम्स बना दें, छोटे छोटे टूल्स बना दें क्लाउड कोड के साथ, उनको पब्लिकली फ्री सर्वर्स पे डाल दें, ठीक है, और क्लाउड से ही उसकी हल्की फुल्की एसईओ करवा दें। दीज आर, अब क्या हुआ, आपने डिस्प्ले कर दिया, यू आर वन ऑफ द टॉप पीपल, लोग खुद आप आके आपको अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा फुरकान भाई, आपको क्या लगता है कि जो बंदा, अब जिस तरह आपने जीरो से स्टार्ट करके कंपनी बिल्ड कर ली, और आपके साथ वाले कोई थाउजेंड ऑफ पीपल उस टाइम पे भी होंगे जो आपसे ज़्यादा अच्छा नॉलेज भी रखते होंगे, आपसे ज़्यादा अच्छी उनकी स्किल भी होगी, लेकिन वो उसी पॉइंट पे रह गए, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू पर्सनैलिटीज? मैं समझता हूँ ओवर थिंकिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेगेटिव ट्रेट एंड पॉजिटिव ट्रेट। देखिए, आप हमेशा ओवर थिंकिंग का वर्ड नेगेटिव मानोगे, राइट? खवातीन ज़्यादा ओवर थिंक करती हैं तो हम उनको कहते हैं यार यू आर ओवर थिंकिंग, राइट? वाइफ ज़्यादा सोच रही हैं तो यार क्यों ओवर थिंक कर रही हैं, इतना ज़्यादा रिलैक्स नहीं, या ऐसे ही कर रहे होते हैं ना यूजुअली बात। अपने दोस्तों को भी हमने देखा ओवर थिंक करते हुए कि यार वो बंदा फेलियर को इतना ज़्यादा सोच लेता है कि यार मैं आई कैन नॉट डू इट, आई वुड नॉट बी एबल टू डू इट, मैं प्रॉब्ली ये करूंगा तो मेरे पीछे फैमिली स्ट्रगल करेगी, मैं जॉब छोड़ दूंगा तो मैं फाइनेंशियली ये करूँ, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क जरूर लेना चाहिए। वाई नॉट यू ओवर थिंक सक्सेस, वाई नॉट यू ओवर थिंक योर कॉन्फिडेंस, वाई नॉट यू ओवर थिंक, यार होता है ना ओवर कॉन्फिडेंट वाला वर्ड जो हम सोच रहे होते हैं, एक दफा हो गया तो एग्जैक्टली। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज ओनली 1 out of 10 चांसेस टू बी सक्सेसफुल, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं 10 में से एक ही बंदा सक्सेसफुल हो सकता है, तो देन इसका मतलब ये होगा कि सक्सेस का फॉर्मूला प्रेडिक्टेड है। कैसे प्रेडिक्टेड है? कि आपने बस 10 ट्राइयां मारनी है, यू वुड गेट सक्सेस। एक दफा तो ठीक है, 10 में से एक बंदा सक्सेसफुल होता है ना, बस 10 ट्राइज, यू वुड बी सक्सेस। तो मैं अपने वो सारे दोस्तों को जब देखता हूँ या कोलीग्स को देखता हूँ जो अपने स्मॉल स्केल पे जो भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि बुरे हैं, बहुत अच्छी सैलरीज पे हैं। शायद कभी ऐसा भी होता है कि किसी महीने मेरा अपना इनकम कम होता है, उनकी सैलरी ज्यादा होती है, बोनस ज्यादा आ रहा होता है। तो बट इन अदर वर्ड्स कि वो क्यों नहीं इस साइज की कंपनी बिल्ड कर पाए, 500 लोगों की, 5 ऑफिसेज की एंड $multi-million रेवेन्यू की? Because they've been overthinking their failures too much. They've been overthinking their anxiety, confidence का low level. इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा उन्होंने सोचा। जब भी बैठे चाय के ढाबे पे तो उनके यही fears सामने आए। अच्छा फुरकान भाई, अब के टाइम पे आपके कौन कौन से बिजनेसेस चल रहे हैं? यार मेरे कोई 12 के करीब बिजनेसेस हैं, जिसमें से 6 बिजनेसेस प्रॉफिट मेकिंग है, तो मैं उन्हीं 6 को सोच रहा हूँ, बाकियों को मैं सोचता नहीं हूँ। इसमें मेरे 3 पैरेलल ब्रांड्स हैं। एक ब्लशा है हमारा, जो कि सैलॉन्स को डिजिटलाइज करने के लिए हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो दैट टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्ट एंड इनटू अ फुल फ्लेज स्टार्टअप। ब्लशा को स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने फंड किया है रिसेंटली। इसके बाद लम्स इंक्यूबेशन सेंटर ने हमें
ऑन बोर्ड किया है, NIC में भी जो है ना वो तो सिलसिला अच्छा है उस प्रोडक्ट का भी। अदर देन दैट मेरी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो हायर के नाम से, एक हमारी नोवो लैब के नाम से AI एजेंसी है। तो ये इन्वोजोन के अलावा हैं मेजरली, लेकिन जो 3 मेरे अपैरल ब्रांड्स हैं दे आर प्राइमरीली फोकस्ड ऑन ई-कॉमर्स बिजनेस के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा मज़ा फुरकान अजीज़ को कौन से बिजनेस में आता है? अच्छा, मेरा ज़ाती क्लेम ऑफ फेम या मेरा मेजर जो वेयर माय हार्ट गोज इज इटसेल्फ इन्वोजोन, probably because that's my first business and first success, and it empowers other businesses in one way or another. लेकिन अगर for any given point in time मुझे लगे कि यार टेक्नोलॉजी से एतबार उठ गया या दिल उठ गया, तो e-commerce would be the one that I would, because e-commerce is a very interesting domain, I personally believe. तो जिस तरह आपने अभी ई-कॉमर्स को डिस्कस किया, तो आपको क्या लगता है, या चले हम इसको थोड़ा स्किप करते हैं, अगर हमने अपनी स्टार्टिंग से जर्नी शुरू करनी हो तो आपको क्या लगता है कि हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, नॉलेज की ज़रूरत होती है, नेटवर्किंग की ज़रूरत होती है, कौन सी ऐसी एक मेन चीज़ है जिसकी हमें स्टार्टिंग पे ज़रूरत होगी अगर हम अपना बिजनेस या अपनी कोई मतलब कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो? अगर सर्विसेज कंपनी है तो यू डोंट नीड एनी इन्वेस्टमेंट और एनी नेटवर्क। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपके लिंक्डइन प्रोफाइल प्राइमरीली या किसी भी इसी तरह के प्लेटफॉर्म पे अपवर्क भी हो सकता है। आई डोंट रिकमेंड फाइवर एंड फ्रीलांसर, बिकॉज उसमें क्लाइंट साइज बहुत छोटा होता है, तो आप ग्रो नहीं कर पाते, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते रहते हैं। अपवर्क रिलेटिवली बेटर है, टॉपटल इज ऑल्सो बेटर, लेकिन टॉपटल में इंटर होना ज़रा मुश्किल काम है, थोड़ा आपको रिग्रेसिवली अपनी स्किल्स पे काम करना होता है, फिर वो इंटरव्यूज पास होते हैं। लेकिन अगर कर सकते तो दैट कैन बी अ बेस्ट प्लेस। कुछ और प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, जैसे arc.dev है, ट्यूरिंग है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो कि अदर देन अपवर्क जो है ना वो अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। मगर मेरा अगर कोई पूछे कि नंबर 1 आप बता दें तो मैं लिंक्डइन ही कहूँगा, बिकॉज उसमें आपकी किसी किस्म के कनेक्ट्स बर्न नहीं हो रहे हैं, आप स्पेसिफिक नहीं हो गए। लेकिन लिंक्डइन आपको रिस्ट्रिक्टेड भी तो कर देता है ना कि आप इससे ज़्यादा कनेक्शंस नहीं भेज सकते, राइट, मैसेजेस किसी को रैंडम नहीं भेज सकते आप, तो आपको वो पेड डिमांड कर रहा होता है कि आप पहले पेड लिंक्डइन लें फिर आप मैसेजेस कर सकते हैं। तो नहीं, पेड लिंक्डइन लेने के बाद भी आप मैसेजेस नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, उसमें भी इन-मेल्स आपको मिलती हैं, 50 इन-मेल्स मिलती हैं महीने की। फ्री में 5 या 10 होती हैं आई गेस, और पेड में 50 होती हैं, तो 30-40 लोगों को एडिशनल मैसेज। अगर फ्री है या पेड है तो नंबर ऑफ कनेक्शंस आप एक ही अमाउंट है, वो 20-25 है, वीकली कोई 100 कनेक्शंस आप भेज सकते होते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप भेजते हैं तो लिमिट हो जाती है। अगर आपकी प्रोफाइल फ्रेश है तो वो 100 भी नहीं भेजने देता, कम भेजने देता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप 100 लोगों को टच बेस कर सकते हैं वीकली, बहुत है, बहुत ज़्यादा है। मतलब आपने 100 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी विद अ नोट और विदाउट अ नोट, और अब आपने अपनी देखें, आपको एक कनेक्शन रिक्वेस्ट आती है लिंक्डइन के ऊपर, थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा मैं इसके ऊपर। बिल्कुल, लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट आती है तो आप क्या करेंगे, आप आंखें बंद करके उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल, आप उसकी प्रोफाइल खोलेंगे, देखेंगे ये बंदा कौन है, टाइटल पढ़ेंगे, उसकी आप जर्नी देखेंगे, एक्टिविटी देखेंगे, और हो सकता है कि वो बंदा बिल्कुल ही रेलेवेंट हो आपके, लेकिन उसकी एक्टिविटी देख के आपको लगे कि यार इसकी एक्टिविटी बहुत मुझे समझ आ रही है, ये बंदा सेल्स की बातें कर रहा है, ये बंदा टेक्नोलॉजी की बातें कर रहा है फॉर एग्जांपल, और उस सेगमेंट की बातें कर रहा है जो समवट मेरे इंटरेस्ट में है, ठीक है, तो मैं हो सकता है कि उस बंदे को एक्सेप्ट कर लूँ। नाउ अब अगला स्टेप ये आएगा कि उसने मेरे साथ एक ताल्लुक एस्टैब्लिश करना है, मेरी पोस्ट पे आके एंगेज करना है, मेरी पोस्ट को लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं, एंड देन ऑन द अदर साइड मुझे उसने मैसेज करना है जो कि सेल्स ही नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, उसको ऐसे साउंड करवाना है जैसे एज अ सेल्स पर्सन, जैसे वो मुझे जानता है और मेरी बहुत सारी चीज़ों का उसको पता है, और वो पता कैसे लगेगा, मेरी पोस्ट पढ़ के लगेगा। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो मेरा ख्याल है कि लिंक्डइन की रिस्ट्रिक्शन उन लोगों के लिए बाउंड्री ज़रूर बनती है जिन लोगों को एक्चुअली आउटरीच का आइडिया नहीं है, पता नहीं है, स्मार्टली नहीं कर रहे। अच्छा फुरकान भाई, हमने रिसेंटली देखा है कि कंटेंट क्रिएशन ना एग्रेसिवली बढ़ रहा है, मतलब हर बंदा कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ रहा है, तो आपको लगता है कि कंटेंट क्रिएशन इज़ द वे कि जिससे आप क्लाइंट हंट कर सकते हैं? कंटेंट क्रिएशन इज़ द वे जहाँ से आप बहुत अच्छे क्लाइंट्स ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी प्रॉस्पेक्ट को मिलने जाएं या उसके साथ गुफ्तगू आपकी स्केल हो गई, कॉल स्केल हो गई, ऑनलाइन मीटिंग स्केल हो गई, और आपके मीटिंग में जाने से पहले उस बंदे तक आपका नाम पहुंच जाता है अगर थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू योर कंटेंट, तो आप विनर हैं। ऐसा कई दफ़ा हुआ है कि मैंने कुछ लोगों को ऐसी रैंडमली उनकी लिंक्डइन खोली और या लिंक्डइन का उनका कनेक्शन रिक्वेस्ट आया अपनी, और मैंने वहाँ से उसको खोल के देखा, और वो बंदा अगले दिन मेरे साथ इंटरव्यू स्केल था उसका। जब मेरे HR ने उसको अप्रोच किया, उसने वहाँ से जाके मुझे सर्च किया, लिंक्डइन पे जाके उसने विद अ नोट मुझे एक मैसेज भेजा,
और मैंने उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल खोली, उसकी मैं एक्टिविटी देख के इम्प्रेस हो गया। हालांकि जब मैं इंटरव्यू किया तो इंटरव्यू बड़ा एवरेज सा हुआ, पर स्टिल मैं उसकी एक्टिविटी की वजह से, उसके पता नहीं उसने ChatGPT से निकाला होगा, कहाँ से निकाला, लेकिन स्टिल आई डिसाइडेड टू गिव हिम अ ट्राई। ठीक है, अब बहुत से लोग इस पे कहेंगे यार आपने एक बंदे को लिंक्डइन पोस्ट में पढ़ के, लेकिन अगेन इट इज अ फैक्ट, इट इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी कि जब आपके बारे में मैं इंटरनेट पे कुछ पढ़ूंगा देखूंगा तो मेरा इंप्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ डेवलप जरूर होएगा। और ऐसा हमारे साथ कई दफ़ा हुआ है कि मेरे क्लाइंट्स फिजिकली, मैं जब उनसे अपने US ट्रिप के दौरान मिला तो उन्होंने ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल देखी हुई थी, इंप्रेस हुए हुए थे, उन्होंने मुझे बताया फलां टाइम पे आपने फलां पोस्ट की थी, उसमें से ये बात सही थी, ये बात गलत थी। मैंने कहा ठीक है, इसी पे बात कर लेते हैं। दैट्स हाउ कन्वर्सेशन स्टार्टेड। तो मतलब आप हर बंदे को रिकमेंड करते हैं कि कंटेंट क्रिएशन की तरफ आना चाहिए? कंटेंट क्रिएशन की तरफ आना चाहिए, क्रिंज क्रिएशन की तरफ नहीं आना चाहिए, बट क्रिंज से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बट अगेन यू स्टार्ट समवेयर, इवेंचुअली यू ग्रो अप। लेकिन अगर आप हर रोज बेहतर नहीं हो रहे अपने कंटेंट को लेके, तो फिर मेरा ख्याल है कि एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम समझ लेना चाहिए यार कंटेंट मे बी इज नॉट फॉर मी। अच्छा, वैसे तो ये आपने स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्कस कर दिया था कि इफ यू वांट टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द स्क्रैच, कि मैं ये नहीं कहता कि आप आंखें बंद करें सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अगर आपको कोई चीज़ अब स्क्रैच से बिल्ड करनी हो तो व्हाट विल बी द रोड मैप फॉर यू? मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एक्चुअली। और जब आप एक बिजनेस खड़ा करते हैं तो आप पूरे प्रोसेस में से गुजरते हैं, हर चीज़ आपको समझ आ जाती है कि टीम बनानी कैसे है, ऑप्टिमाइज कैसे करनी है। मल्टीपल ट्राइज के बाद मुझे ये समझ आ गया हुआ कि इंसान ऐसे बिहेव करते हैं, अच्छा टैलेंट हायर करना है तो उसको किस प्रोसेस के साथ हायर करना है। तो अगर फॉर एग्जांपल आज मुझे कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना है एंड मैंने उसमें ₹1 भी इन्वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, तो प्रॉबेबली मैं सबसे पहले अपनी, अगेन वही बात है, अपनी इंटरनेट प्रेजेंस पे काम करूंगा। और इंटरनेट प्रेजेंस वो लिंक्डइन भी हो सकती है, कोई भी प्रोफाइल। आई डोंट वांट टू ओवररेट लिंक्डइन, अब बार बार उस पर बात करते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। इवन हो सकता है कि मैं मेटा पे, इंस्टाग्राम पे और इवन टिकटॉक पे भी मैं जाके एक अपना फेस रजिस्टर करवाऊंगा अपने नीश के साथ। अगर मैं रिक्रूटमेंट एजेंसी चला रहा हूँ तो मैं उस डोमेन में नॉलेज स्प्रेड करके अपना फेस रजिस्टर करवाऊंगा। अगर मैं मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ तो मैं मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से, मैं ई कॉमर्स रन कर रहा हूँ तो मैं ई कॉमर्स के हवाले से अपना जो नॉलेज है, जो मैंने सीखा है वो, या मैं इंटरनेट से पढ़ के मैं वो आगे स्प्रेड करने की कोशिश करूंगा। तो मेरा फेस रजिस्टर हो जाएगा तो फिर मैं अपने फेस को इस्तेमाल करते हुए पेड कैंपेन्स रन कर सकता हूँ, अगर मेरे पास फंड्स हैं। नहीं हैं तो भी मेरे ऑर्गेनिक कंटेंट से ही प्रॉब्ली मुझे लोग अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे। सेकंड चीज़ जो मैं करूँगा वो मैं करूँगा डिफरेंट इवेंट्स अटेंड करूँगा, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज फ्री होते हैं बहुत सारे इवेंट लाहौर में, अब तो बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं, गैदरिंग्स होने लग गई हैं। आई वुड लाइक टू कीप एन आई ऑन सोशल मीडिया, और वहाँ पे जो एक फेसबुक की इवेंट्स ऐप है, एक लूमा ऐप है, वहाँ से आपको पता चल जाता है। एक टिकट वाला .pk भी है, ठीक है, वहाँ से भी आपको कुछ फन इवेंट्स भी मिल जाते हैं। एंड आई वुड गो एंड अटेंड देम। वहाँ मैं नेटवर्क इस्टेब्लिश करने की कोशिश करूँगा, लोगों से मिलूंगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज करूँगा और उनके साथ ताल्लुक बनाने की कोशिश करूँगा, ताल्लुक रखने की कोशिश करूँगा। एंड दिस ऑल वुड मोनेटाइज इनटू अ सेल्स फनल इन द एंड ऑफ द डे। अच्छा फुरकान भाई, एक थोड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको इन 3 चीज़ों में से चूज़ करना हो तो आप किस चीज़ को चूज़ करेंगे? स्किल, नेटवर्किंग और पैसा। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको जल्दी से जल्दी ग्रो होने में मदद कर सकती है? बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है। आई वुड प्रायोरिटाइज मनी ओवर एनीथिंग एल्स। अगैन वही बात है, जैसे मैंने पहले कहा, पैसा होगा तो आप कुछ भी बाय कर सकते हैं। पर आपको नहीं लगता कि मे बी समहाउ नेटवर्किंग आपकी ज़रूरी है? कि अगर मैंने बहुत सारे नेटवर्क वाले में इंटरप्ट कर रहा हूँ, नॉन नेटवर्किंग वाले लोगों को देखा, कम्युनिटी रन कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी, और कम्युनिटी से उनका घर भी नहीं चल रहा, ठीक है। एंड आई हैव सीन सम पीपल, आई वोंट नेम, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा नेटवर्क एस्टैब्लिश किया, बहुत बड़ी कम्युनिटी एस्टैब्लिश की, और फिर बाद में उन्होंने जाके एक फार्म बना लिया, एग्रीकल्चरल फार्म बना लिया लाहौर में ही। तो उनको लगा कि यार कम्युनिटी से मैं उतना पैसा डिस्टिल नहीं कर पा रहा, निकाल नहीं पा रहा, जो कि मैं एग्रीकल्चर, और बड़ा ऑर्गेनिक फार्म, बड़ा ज़बरदस्त। हाँ, नेटवर्क ने उनको अगले बिजनेसेस करने में ज़रूर हेल्प किया, बट नेटवर्क इटसेल्फ वाज नॉट मोनेटाइज। और नेटवर्क ज़रूरत है, मगर नेटवर्क के साथ आपको एक और बिजनेस भी चाहिए। और अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव मनी, आई कैन स्पॉन्सर 15 इवेंट्स अपने, एंड देन आई वुड बी एबल टू काइंड जो मर्जी कर लूँ, मैं जितना मर्जी नेटवर्क इकट्ठा कर लूँ, बिकॉज आई हैव मनी। आई कैन बिल्ड अ न्यू प्रोडक्ट, आई कैन स्पेंड मनी ऑन काइंड एड्स के ऊपर, बिल बोर्ड्स के ऊपर लगा के मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता हूँ। तो
investment, I would say money rather than money. I would call it investment. If I have an investment, I can invest it onto building network, building skills, building products, building my market अपनी तो मर्जी फिर से. ये जो लोग किसी मुकाम पे पहुंचने के बाद कह देते हैं यार पैसा मैटर नहीं करता. मैं तो नहीं कहता ऐसा. पैसा does matter यार. Everyone needs money. ठीक है. वही बात है कि I was talking to my wife today and मैंने फिर उन्हें बड़ी फनी स्टोरी बताई कि I was in US और मैं एक स्टार्टअप फाउंडर के साथ बैठा हुआ था एंड मैं सोच रहा था मैं इसको अपनी सर्विसेज बेचूंगा. तो वी हैड अ कॉफ़ी, अब वेटर आया बिल लेके, तो उसने कहा यार मैं स्टार्टअप फाउंडर हूँ, तो पैसे तो नहीं है लेकिन मैं तुम्हें इक्विटी दे सकता हूँ अपनी कंपनी में. तो मतलब उस वेटर को ये पिच कह रहा है ना, तो हम हंसने लगे दोनों. मतलब ये है कि इवन इफ आई हैव अ स्टार्टअप, आई हैव एग्रेशन, आई हैव नेटवर्क, it won't pay my bills. So Furqan bhai, what was the best piece of advice do you have ever get or received? Get 1 inch better every day. I'm repeating again and again. मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट में आपको ये चीज़ मिलेगी कि आपको कोई बहुत बड़े तीर नहीं मारने, आपको बहुत लंबा कोई माइलस्टोन नहीं अचीव करना. मतलब मैं चाहता हूँ मैं गूगल बन जाऊँ, माइक्रोसॉफ्ट बन जाऊँ, मैं चाहता हूँ. ख्वाहिश होना ज़रूरी है, गोल्स होना ज़रूरी हैं, लेकिन मैं यहाँ से वहाँ एकदम नहीं पहुँच सकता. तो इस वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ. तो मैंने अपने गोल्स को रखना ही इतना छोटा है कि वो अचीवेबल हों. अक्सर ऐसा होता है कि मैं सेल्स टीम्स को ना स्टार्ट पे बहुत बड़े बड़े गोल्स दे देता था. एक बंदे की कैपेसिटी है $10,000 लाने की, मैंने उसको $1,00,000 का टारगेट दे दिया. वो 10,000 की भी एफर्ट नहीं करेगा. उसने सोच लिया ये डुएबल ही नहीं है. अगर वो 10,000 का टारगेट रखने की कैपेसिटी रखता था तो मैंने उसको कहा तुम 8,000 ले आओ, इससे ऊपर एक्सीड करोगे तो एक्सीडिंग तुम्हें कमीशन मिलेगा. तो अब उसको पता है यार 8,000 तो बड़ा डुएबल है, मैं कर लूंगा क्योंकि 10,000 तक मेरी कैपेसिटी है, 12,000 तक कैपेसिटी है. ऐसा हुआ कि वो 8,000 की बजाय उन्होंने $16,000 $20,000 भी महीने का निकाल लिया. तो आप अपने गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स वो सेट करते हैं जो कि बड़े अचीवेबल होते हैं. मतलब वही कहने का मकसद है ना कि जब आप कोई गोल अचीव कर लेते हैं तो आपको बूस्ट मिलता है. यस. तो उससे फिर ऑब्वियस सी बात है कि आप नेक्स्ट गोल की तरफ मूव करते हैं. तो थैंक यू फुरकान भाई आपका इतना टाइम देने के लिए. और इन द लास्ट कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी एडवाइस या कुछ भी आप जो मेरी ऑडियंस को करना चाहें. मेरा ख्याल है कि पार्टनरशिप्स थोड़ी सी केयरफुली करें. वोंट से अवॉइड करें, मगर केयरफुली करें. एंड ट्राई टू काइंड ऑफ मूव नीडल लिटिल बिट एवरी डे, जैसे मैं पहले भी कहा. एंड इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ज़्यादा सोचना बंद कर देंगे, मेरे पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकता, स्किल्स नहीं है, नहीं कर सकता. अगर ओवरथिंक करना ही है तो सक्सेस को ओवरथिंक करें. और लिंक्डइन या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मेटा, टिकटॉक, व्हाटएवर, आपके लिए एक बहुत हेल्दी चैनल साबित हो सकता है अगर आप अच्छा अपने आप को डिस्प्ले कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को डिस्प्ले कर सकते हैं. तो सो थैंक यू फुरकान भाई. यू आर वेलकम. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.